हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें मैं आपको चैप्टर 8 जनरल एंट्रीज के सॉल्यूशंस करा रही हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम इसके पहले जितना भी हमारा कोर्स था उसे पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक के सारे वीडियोज़ में बना चुकी हूँ। आज यहाँ पर हम चैप्टर 8 में जो क्वेश्चन नंबर 11 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक के भी वीडियो में बना चुकी हूँ। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में आप 2024-25 क्लास 11th अकाउंटेंसी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर लेना और वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं या इनके नोट्स चाहते हैं सॉल्यूशंस के साथ, तो आप मेरे स्टडी नेटिक ऐप पर भी जा सकते हैं और वहाँ पर से इसके सॉल्यूशंस ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। देखो स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन है वो ओपनिंग एंट्री का क्वेश्चन है, मतलब हमें ओपनिंग जनरल एंट्री कैसे करनी है उसका बताया गया है। यहाँ पर सारी एसेट्स दी है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में? फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आनंद स्टोर ऑन 1 अप्रैल 2024। मतलब ये बता रहे हैं कि हमारा जो सेशन होता है, आपको अभी तक मैंने 2-3 बार बता दिया है, जो हमारा सेशन होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ठीक है ना, पूरा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो ऐसा ही होता है। जैसे यहाँ पर 1 अप्रैल 24 की बात की गई है। ठीक है ना, मतलब ये क्या है, ओपनिंग स्टार्ट हो रहा है। अब जब ये इसका एंड होगा तो कब होगा? 2025 को इसका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो बात हो रही है 1 अप्रैल 2024 की हो रही है, मतलब ओपनिंग एंट्री की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2024 को, तब जो एसेट्स हैं, मतलब जो पिछले साल की बची हुई एसेट्स है, मतलब कैश है 60,000, बैंक है 40,000, स्टॉक है 1,50,000, फर्नीचर है 43,000, डेटर्स है 1,45,000 और तीनों डेटर्स XYZ, जो डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना है। तो ये सब अभी हमारे पास है पिछले साल का। ठीक है, अब हमारे जो पिछले साल का था उसे हमें इस साल फिर से शो करना पड़ेगा कि ये सब हमारा पुराना बचा हुआ पैसा है और इसे हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारी कुछ लाइबिलिटी भी है पिछले साल की। लोन फ्रॉम विकास, हमने 60,000 का लोन लिया था जो अब हमें इस साल में तो चुकाना ही होगा। क्रेडिटर्स, हमें किन्हीं लोगों को पैसा देना था, इसमें A और B इंक्लूड थे। तो अब मुझे क्या करनी है, इन एसेट्स और इन लाइबिलिटी की जनरल एंट्री करनी है बच्चों। तो मुझे एक बात बताइए, जब हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो आप एक देखिए, वही पैटर्न वही है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं जो पिछले साल की हैं वो इस साल भी मेरे पास हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? मेरी एसेट्स हैं। तो ये एसेट्स क्या हो रही है? मेरी इंक्रीज़ हो रही है ना। जब एसेट्स इंक्रीज़ होती है तो उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो बस वही क्या है, हमारा जो पिछले साल का बैलेंस था वो इस साल भी हमारे पास आ रहा है, जिससे हमारी एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है। तो हम कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट डेबिट करके जो भी अमाउंट है उसे यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको लिखने के बाद जो हमारी लाइबिलिटी है, जो हमें पिछले साल भी चुकानी थी, हमने पिछले साल नहीं चुकाई और हमें इस साल भी चुकानी है, तो हम क्या करेंगे, उसे भी लिखेंगे कि लोन फ्रॉम विकास, 60,000 का लोन था जो हमने विकास से लिया था, जो मुझे इस साल भी चुकाना होगा। क्रेडिटर्स थे हमारे A और B, उन दोनों को ऐड करके हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों ये सारी है एसेट्स और ये है हमारी लाइबिलिटी। अब आप याद कीजिए, हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो हम क्या इक्वेशन बनती है हमारी? कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो जितनी भी मेरी एसेट्स है उसमें से जब मैं लाइबिलिटी माइनस कर दूंगी तो जो मेरे पास बैलेंस होगा, क्योंकि बैलेंस तो दोनों का बराबर हो नहीं रहा है ना, अब मुझे दोनों का बैलेंस बराबर करना है। तो जब मैं माइनस करूँगी और जो भी अमाउंट आएगा उसे मैं टू कैपिटल अकाउंट करके लिख दूँगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या है नेक्स्ट? पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देखो ये सारे ट्रांजेक्शन दिए हैं और इन्हीं ट्रांजेक्शन को हम मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इनका जनरल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, पंकज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, पंकज ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से।
2 लाख एंड बैंक 8 लाख, मतलब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो 2 लाख तो वो कैश ले आया बिजनेस में और 8 लाख उसने बैंक में जमा कर दिए, तो वो भी बिजनेस के ही हो गए। तो अब यहाँ पर देखो क्या जनरल एंट्री होगी। ध्यान रखिएगा जब भी आप जनरल एंट्री करें, यदि मैंने अमाउंट लिख भी दिया है पर आपको अमाउंट नहीं लिखना है नरेशन में, ठीक है। तो कैश और बैंक दोनों में ही पैसा आया तो दोनों ही हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई। जब हमारी एसेट्स इंक्रीज हो जाती है तो उसे क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मशीनरी परचेजिंग बाय मेकिंग 10% डाउन पेमेंट, मतलब क्या हुआ, 10% डाउन पेमेंट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो मशीनरी आ गई, मशीनरी एक फिक्स्ड एसेट्स है तो मशीनरी अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। यहाँ पर डेबिट नहीं लिखा है, आप करना मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। टू बैंक अकाउंट में क्या होगा, जो पैसा हमारे पास से गया है, हमने पेमेंट किया है, उसमें जो 10% है मतलब 25 लाख यहाँ पर ऊपर लिखा गया है। 25 लाख की क्या थी, हमने मशीनरी परचेज की थी, उसका 10% मतलब 2,50,000 हमने डाउन पेमेंट कर दिया। और यहाँ पर जो बचा हुआ पेमेंट है अभी मुझे उसे करना है, ठीक है ना, अभी मैंने किया नहीं है, अभी मुझे उसे करना है। तो 22,50,000 मैं यहाँ लिख दूंगी। अब टू वेंडर अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे वेंडर को करना है, मुझे उसका यदि नाम नहीं मालूम है तो टू मैं वेंडर अकाउंट करूंगी। यदि मुझे नाम उसका मालूम होता तो मैं नाम ही लिख देती। यहाँ तक क्लियर हुआ। वेंडर मतलब कौन हुआ, जिससे हमने सामान खरीदा है। क्लियर। उसको मुझे अभी नहीं तो कल बाद में पेमेंट करना ही पड़ेगा। जब मैं पेमेंट करूंगी तो मेरी एसेट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब मैंने ये जो मशीनरी खरीदी इसके इंस्टॉलेशन के लिए मैंने क्या पेड किया, वेजेस पेड किया। तो अब जब मैंने वेजेस पेड किया तो मेरे पास से पैसा कम हो गया, ये थोड़ा सा अमाउंट बच्चों ऊपर नीचे हो गया है। ये 48,000 का मैंने वेजेस पेड किया। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी एसेट्स का नाम आ जाता है तो एसेट्स बहुत ही भारी चीज़ है, ठीक है ना, मशीनरी लैंड, तो हमें वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं करना है, हमें हमेशा मशीनरी अकाउंट ही डेबिट करना है। तो देखो हमने यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट करा, ठीक है, इसके ऊपर सबके ऊपर डेबिट लिखना। क्लियर। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम छाबड़ा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। हमने सामान खरीदा, ब्रॉट BROUGHT, हमने सामान खरीदा छाबड़ा ब्रदर्स से क्रेडिट पे, उधार पे खरीदा, ठीक है। तो अब जब हमने सामान खरीदा तो खरीदने के लिए क्या होगा, हमेशा परचेज अकाउंट होगा। यदि हम कैश में खरीदते तो क्या कर देते, टू कैश अकाउंट, मतलब कैश हमारे पास से जा रहा है लेकिन हमने उधार पे खरीदा है, मतलब हमें बाद में तो पेमेंट करना ही है ना, तो टू छाबड़ा ब्रदर्स कर देंगे और दोनों का अमाउंट डेबिट और क्रेडिट का लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जब हमने बैंक से कैश निकाला तो क्या हुआ, हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई, कैश हमारे हाथ में आ गया ना। जब हमारी एसेट्स इंक्रीज हो जाती है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक में भी जो था वो भी तो हमारी एसेट्स ही थी ना, तो बैंक वाली एसेट्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई। तो जब बैंक वाली एसेट्स कम हो जाती है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। बस वही किया है हमने यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, पेड बैंक लोन विथ इंटरेस्ट। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, रीपेड बैंक लोन 35,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो हमने देखो जो बैंक से कभी लोन लिया होगा तो उसे पेड कर दिया, साथ ही साथ क्या किया, इंटरेस्ट भी पेड कर दिया, ठीक है ना। तो अब इन दोनों से ही क्या हुआ बच्चों, हमारी जो कैपिटल है वो कम सॉरी हमारी जो एसेट्स है, जो बैंक में हमारा पैसा रखा था वो कम हो गया। तो जब हमारा पैसा कम हुआ तो हम उसे क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। अब वो पैसा गया कहाँ पे, जो बैंक लोन चुकाना था हमें उसके पास चला गया, और जो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन था वो चला गया। तो ये दोनों से क्या हुआ, ये दोनों ही हमारे क्या हो गए, ये दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस हो गए। और जब हमारे ये एक्सपेंस इंक्रीज हुए तो हमने क्या करा, इनको डेबिट कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ है, एक्सपेंसेस है या एसेट्स है या लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है, इन सबको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गुड्स सोल्ड टू सैमुअल ऑन क्रेडिट, ठीक है। ये सैमुअल कोई है, उसको हमने उधार पर सामान बेचा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था तो हमें क्रेडिट ही समझना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, उसको जिसको सामान गया उसका नाम लिख दिया, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर सेल्स अकाउंट लिख दिया 40,000 का। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट जनरल एंट्री देखो क्या दी हुई है, रिसीव्ड फ्रॉम सैमुअल 39,750 डिस्काउंट अलाउड 250। मतलब हमने जब उसको सामान बेचा तो अब हमें उससे कैश मिल गया, ठीक है ना। जो नेक्स्ट काम हुआ वो क्या हुआ, हमें उससे कैश मिल गया और हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया। इस बार बच्चों बहुत ज़्यादा गलती हैं तो आप इसको कर देना, डिस्काउंट
अलाउ, ठीक है। तो हमें कैश मिला, जब हमारे कैश मिला तो कैश को हमने डेबिट कर दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और डिस्काउंट अलाउ भी डेबिट हो गया क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउ किया है टू सैमुअल अकाउंट। क्लियर। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये चीज़ ध्यान से करो, जो कैश इन मिला है हमने उसका अमाउंट लिखा, ठीक है, क्योंकि हमने सामान क्या किया था, हमने यहाँ पर सोल्ड किया था, और जब हमें कैश मिला तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउ करने से क्या हो गया, हमारे पास से जो पैसा था वो थोड़ा सा कम हो गया, हमारा एक तरह से एक्सपेंस हो गया। तो जब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया तो हमने उसे डेबिट कर दिया, लेकिन हमारी साथ ही साथ एसेट्स भी इंक्रीज़ हो गई तो हमने उसे भी डेबिट कर दिया, और ये सब किससे मिला, हमें सैमुअल से, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, पेड रेंट बाय चेक, ठीक है, हमने रेंट पेड किया 37,500 का चेक से, तो चेक से किया तो हमारे बैंक में से पैसा कम हो गया, तो हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और रेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। क्लियर। तो बस इसे यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन 15% पर एनम। तो डेप्रिसिएशन मतलब जब कोई हम मशीनरी को बार बार बहुत टाइम तक यूज़ करते जाते हैं तो उससे पैसा क्या होता है ना, उसका जो मशीनरी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन उसे ही कहते हैं जब किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू कम हो गई तो 25 लाख का 15% करके हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। क्यों? क्योंकि ये वही मशीनरी है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में सिर्फ 15% लिखा है, सॉरी ट्रांजेक्शन में। तो अब हमें देखना है कि ये जो हमारी मशीनरी है कौन सी है। तो ये जो हमारी मशीनरी है ना बच्चों, जो ऊपर हमने क्या करी थी, खरीदी थी, ठीक है ना। हमने कब खरीदी थी, देखो मशीनरी हमने खरीदी थी, ब्रॉट अ मशीनरी 25 लाख, है ना, और उस पर हमने डाउन पेमेंट किया था 10%। तो ये वही मशीनरी है जिस पे डेप्रिसिएशन हुआ है, तो आपको वो 15% लगाना है। यहाँ पर बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी ट्रांजेक्शन जब आप करते हो, ऊपर जो नाम दिया है अजय, विजय, सोहन, मोहन, उससे रिलेटेड कोई दूसरी एंट्री तो नहीं है। तो आपको उस पुरानी एंट्री को भी ध्यान रखना है और जो नई एंट्री आई है उसको पुरानी एंट्री के अकॉर्डिंग करना है। जैसे यही आ गया, अब आप ढूंढते रहते कि 15% मुझे कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, तो अब आपको ये ध्यान देना है पहले की जो मशीनरी खरीदी थी उस पर लगाना है। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये जनरल एंट्रीज़ हैं, इनको हमें करना है। तो चलो समझते जाते हैं। आकाश ने बिज़नेस स्टार्ट किया और जितना भी डेबिट है, ठीक है ना बच्चों, नोट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये सब जितने भी डेबिट हैं, ठीक है, उन्हें हम कर देंगे जिससे हमारी एसेट्स इंक्रीज़ हो गई। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो इन सबको हमने डेबिट कर दिया, ठीक है, और उस हमारी कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गई, इसलिए उसे हमने क्रेडिट कर दिया। बॉट गुड्स फ्रॉम भूषण ट्रेडर्स 30 लाख अगेंस्ट चेक 15 लाख एंड बैलेंस बी पेड लेटर। मतलब हमने क्या किया, बॉट करना मतलब होता है खरीदना, तो हमने यहाँ पर बॉट किया है गुड्स, तो गुड्स की बात आ गई है तो हमें परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। यदि मशीनरी खरीदते या लैंड खरीदते या बिल्डिंग खरीदते तो हम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या खरीदा है, हमने गुड्स खरीदा है, तो हमें क्या करना है, परचेज अकाउंट। देखो बॉट दे दिया है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि बॉट दे दिया है, बॉट क्या है, तो यहाँ पर बॉट का मतलब है खरीदना। परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अब जब उसने हमें पेमेंट किया तो हमारे पास पैसा आ गया, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, तो जब हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो गया तो वो बैंक में पैसा आ गया, तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे। और साथ ही साथ अभी मुझे कुछ पैसा मिलना बाकी है, मतलब आधा पैसा मिलना बाकी है, तो मैं 15 लाख को उस पर्सन का नाम लिखूंगी, क्योंकि भैया मैं नाम भूल गई तो फिर बाद में क्या होगा, तो टू भूषण ट्रेडर्स करके लिख देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रिटर्न गुड्स 12 लाख टू भूषण ट्रेडर्स। मतलब हमने ये 30 लाख का जो खरीदा था, इसमें से 12 लाख का हमने भूषण ट्रेडर्स को रिटर्न कर दिया। तो परचेज जब डेबिट आता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, मतलब क्या, जो हमने सामान खरीदा था अब वो वापस कर दिया, तो हमारी क्या हो गई, जो एसेट्स थी वो डिक्रीज हो गई, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। लेकिन किसे वापस किया है, भूषण ट्रेडर्स को, ठीक है ना, तो भूषण ट्रेडर्स का नाम ऊपर आ जाएगा। तो बस जितने का किया है उसे यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स टू पवन। देखो यहाँ पर पवन को सामान बेचा है, तो पवन कौन है, जिसको सामान जिसके पास चला गया है, ठीक है ना, जिसके पास सामान चला गया है, तो पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट कर देंगे, मतलब बेचने से उसके पास सामान चला गया है, फोल लेकर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने सामान बेचा कैश में 1,50,000, ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर हमने सामान जो बेचा है वो कैश में बेचा है,
कहाँ गई इसकी एंट्री, ये रही, ठीक है ना। तो हमारे पास सामान बेच दिया तो हमारे पास कैश आ गया, हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई, तो कैश अकाउंट डेबिट। देखो बच्चों ये जो नोट्स है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जितने भी हैं सब में आपको डेबिट लगाना है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पर सेल्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है गुड्स गिवन एज अ सैंपल। जब भी हम सैंपल के लिए गुड्स देते हैं मतलब एक तरह से हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हैं ना, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और हमेशा एडवर्टाइजमेंट, लॉस बाय फायर या सैम्पलिंग के लिए देते हैं। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जब भी, जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चंस करे थे, इन्हें हमेशा डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरह से ये हमारा खर्चा हो जाता है। और टू परचेज अकाउंट करते हैं। टू परचेज अकाउंट इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि देखो यदि हम कोई सामान खरीदते तो हमारे पास से पैसा जाता है, लेकिन ये तो बाय नेचर पर ये तो हमारा एक तरह से खर्चा है ना, तो इस खर्चे के लिए हमें टू परचेज अकाउंट करेंगे। इसका जो अमाउंट है बच्चों यहाँ पर आएगा 20,000 एंड 20,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पेड इनकम टैक्स 37,500, ठीक है। जब हमने इनकम टैक्स चुकाया तो देखो इनकम टैक्स चुकाना किसका काम है, इनकम टैक्स चुकाना जो है वो किसका काम है, वो जो कंपनी का ओनर है वो उसका काम है, वो एक तरह से उसका पर्सनल खर्चा है। इनकम टैक्स हमेशा उसका पर्सनल खर्चा है क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस से जो उसे प्रॉफिट हो रहा है उससे वो उस पर वो इनकम टैक्स चुका रहा है, ठीक है। ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो हमेशा इनकम टैक्स को ड्राइंग के अंदर रखा जाता है और ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कैश कम हो गई, कहाँ पे चली गई, हमारे इनकम टैक्स चुकाने में, ड्राइंग के लिए हमने निकाली, फिर उससे इनकम टैक्स चुका दिया। उसके बाद गुड्स टेकन बाय आकाश फॉर हाउस यूज़, तो ये तो हमें क्लियर ही समझ में आ रहा है कि ये ड्राइंग होगा, तो यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। क्लियर? चलो अब क्या है, पास जनरल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यहाँ पर देखो ये ट्रांजेक्शन दिए हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, तेजवीर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये तो बहुत ही ईजी है, जब कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करेंगे। ये तो हर क्वेश्चन में ये वाली एंट्री आ रही है, और यहाँ नीचे नरेशन लिख देंगे 5 लाख एंड 5 लाख का। बी वाला क्वेश्चन ट्रांजेक्शन देखो, ओपन अ बैंक अकाउंट डिपॉजिटेड 3 लाख, मतलब क्या हुआ, आपने बैंक अकाउंट खोला और अपने पास का कैश वहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। और नरेशन ज़रूर लिखना बच्चों, कुछ क्वेश्चंस में नरेशन रह गया है, फिर यहाँ पर इस तरह से नरेशन लिख देंगे 3 लाख 3 लाख। अब सी वाला क्या है, सी है इन्वेस्टेड इन शेयर फॉर 50,000 पेड आउट द सेविंग अकाउंट। तो देखो ये एंट्री नो एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि भैया आपने शेयर खरीदे और अपने सेविंग अकाउंट से खरीदे, इसका बिजनेस से क्या लेना देना, ठीक है ना। सेविंग अकाउंट कभी भी बिजनेस के लिए नहीं यूज़ होता है। सेविंग अकाउंट हमेशा पर्सनल खर्चों के लिए यूज़ होता है, जिसमें से आप कभी कभी पैसा निकालते हो और जमा करते हो। बिजनेस में हमेशा करंट अकाउंट यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर इसमें कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। बॉट गुड्स फॉर 3 लाख पेड हाफ बाय कैश एंड हाफ बाय चेक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टिम्बर के लिए हमने कुछ परचेज़ किया होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब कोई एसेट्स का नाम नहीं आता है तब हमेशा हमें परचेज अकाउंट डेबिट करना होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट करेंगे। 1 लाख मतलब हाफ बैंक में और हाफ कैश से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेड कैरेज फॉर अनलोडिंग द टिम्बर, ठीक है। तो अनलोडिंग मतलब क्या हुआ, हमने सामान जब ये खरीदा, ठीक है ना, ये सामान हमने खरीदा तो अब इसको हमारे घर तक लाने के लिए हमारे कितने लग गए, 5,000 लग गए। तो कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मतलब क्या हुआ, हमारा पैसा चला गया, पूरी तरह से हमारा पैसा चला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया है, बैंक चार्जेस पेड। बैंक चार्जेस कितने हैं, 2,000 है, तो यहाँ पर बैंक चार्जेस पेड किए तो हमारे पास बैंक में से पैसा चला गया और बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हो गया। नेक्स्ट क्या है, गुड्स ऑफ 15,001 वर अनयूज्ड टू मेक फर्नीचर एंड वेजेस पेड, ठीक है। गुड्स जो था 15,000 का, उससे हमने उससे हमने क्या किया, फर्नीचर बनवा लिया। तो जब हमने फर्नीचर बनवाया तो 15,000 फर्नीचर बनाने में लग गए, और क्या किया, वेजेस पेड करी 5,000, किसके लिए, फर्नीचर बनवाने में। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट आएगा। टू परचेज अकाउंट क्यों आएगा, क्योंकि हमने गुड्स से फर्नीचर बनाया है, जहां पर गुड्स का नाम आ जाता है वहां पर टू परचेज अकाउंट करना पड़ता है एंड टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेजेस की बात आ रही है। 5,000 रुपीज़ हमने हमारे पास से चुकाए हैं, किसके लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। तो जब भी वेजेस पेड करने की बात आती है, किसके लिए, किसी भी एसेट्स को बनाने में या उसको मेकओवर करने में उसका, तो हमेशा टू कैश अकाउंट ही किया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 5,000 रॉन्गली क्रेडिटेड टू द फर्म अकाउंट। तो यहाँ पर देखो डिविडेंड था, कलेक्टेड बाय बैंक था और फर्म के अकाउंट में
क्रेडिट कर दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जब फर्म के अकाउंट में 5000 रुपीज़ रॉन्गली थे जो क्रेडिटेड कर दिए गए, अब क्या करना पड़ेगा, उसे वापस देना पड़ेगा। फर्म हमेशा कौन सा अकाउंट होल्ड करती है, करेंट अकाउंट होल्ड करती है। अब वापस यदि देंगे तो किस अकाउंट में देंगे, सेविंग अकाउंट में देंगे। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो फर्म होती है वो हमेशा करेंट अकाउंट के थ्रू काम करती है। तो गलती से वो बिजनेस के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, मतलब करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। अब ये करंट अकाउंट में से पैसा निकालेंगे तो क्या होगा, एसेट्स कम हो जाएगी, तो इसलिए उसे क्रेडिट कर दिया। और कहाँ डाल देंगे, सेविंग अकाउंट में। तेजवीर के जो सेविंग, जो खुद का उसका पर्सनल अकाउंट है उसमें डाल देंगे, इसलिए उसे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर 5000 आ जाएंगे, ठीक है ना। पर्सनल स्कूटर बेचा है और जो पैसा आया है उसे कहाँ जमा कर दिया है, फर्म की कैपिटल के रूप में जमा कर दिया है। तो जब कैपिटल इंक्रीज हो जाती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। और जो स्कूटर बेचा था उसका पैसा कहाँ आया था, बैंक में आया था, तो इससे एसेट्स इंक्रीज हो गई थी, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। चलो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और देख लें। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सिंपल से यहाँ पर देखो एंट्रीज दी हुई हैं, उसे हमें करना है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश टू कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या है, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम द गोयल सन्स फ्रॉम 3 लाख पेड हाफ बाय कैश, ठीक है। हमने सामान खरीदा किससे, गोयल सन्स से। तो हमने सब सामान खरीदा तो परचेज हुआ, गुड्स खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। हाफ हमें कैश में मिल गया तो हाफ को क्या कर देंगे, यहाँ पर एंट्री को करेक्शन कर देना। इसमें हम क्या कर देंगे, 1,50,000 टू कैश एंड 1,50,000 जो अभी बाकी मिलना है उसे कर देंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू सोनिका फॉर 1 लाख एंड रिसीव्ड 60,000 इमीडिएटली। हमने सोनिका को 1 लाख रुपीज़ का सामान बेचा और 60,000 इमीडिएटली मिल गया। तो 60,000 जो इमीडिएटली मिल रहा है उसे लिख देंगे 40,000, ठीक है। जो अभी मिलना बाकी है उसे सोनिका के अकाउंट में डाल देंगे एंड टू कैश अकाउंट कर देंगे। जब हमने सामान बेचा तो हमारे पास पैसा आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रही है, 10% ऑफ गुड्स रिटर्न बाय सोनिका बीइंग डिफेक्टिव, मतलब हमने उसे सामान बेचा था, उसने हमें वापस कर दिया, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोनिका अकाउंट कर देंगे। 10% वापस किया तो 1 लाख का 10% मतलब 10,000 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, पेड गोयल सन्स 1,49,000 ऑफ फुल सेटलमेंट। तो देखो फुल, ये इससे पहले सेकंड वाली एंट्री देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम गोयल सन्स 3 लाख एंड पेड हाफ बाय कैश। तो मतलब क्या हुआ था, हाफ तो कैश में चुका दिया था, लेकिन क्या था, हाफ और लेना था। अभी हमने ये 1,50,000 एंड 1,50,000 का करेक्शन किया था ना, तो 1,50,000 में से क्या हुआ, 1,49,000 का सेटलमेंट हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। क्यों हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमने उससे सामान खरीदा था, तो जब हमें पेमेंट करने की बारी आई तो उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पर गोयल सन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका इज़ नॉट रिसीवेबल। अब जो सोनिका थी, सोनिका से कितना लेना था हमें, 40,000। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो उसने 40,000 दिया नहीं था ना, सोनिका से मुझे लेना था, तो जो 40,000 था वो पूरा का पूरा डूब गया, ठीक है, नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सोनिका अकाउंट, ठीक है। आप यहाँ पर देखो बच्चों, जो अमाउंट आएगा तो 1 लाख में से उसने 60,000 तो चुका दिया था और 10,000 का उसने सामान वापस कर दिया था, तो अमाउंट आएगा 30,000। समझ में आ रही है ना। यहाँ पर देखो ये 60,000 का तो उसी समय चुका दिया था, उसके बाद ये 40,000 बचा हुआ था, उसके बाद 10,000 का सामान वापस कर दिया था। तो इन सबको अमाउंट को माइनस करके यहाँ पर लिख दूंगी। एंड लास्ट क्या है, रेंट का क्या है, पेड 15,000, 2/3 ऑफ द प्रेमाइसेस इज ऑक्यूपाई फॉर ओन हाउस, मतलब 15,000 रेंट पेड किया, लेकिन उसका 2/3 खुद के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 10,000। क्यों, क्योंकि उसका लिखा हुआ है कि 2/3, जब आप 2/3 निकालोगे तो कितना आएगा ड्राइंग के लिए, 10,000, रेंट 5,000 एंड टू कैश अकाउंट 15,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया। आज कुछ गड़बड़ी थी नोट्स में, इसको मैं रेक्टिफाई करके मेरे ऐप में डाल दूंगी। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।